नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल कवरेज में। मैं आपके साथ हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। हम आपको लगातार मोदी 3.0 यानी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उससे पहले इस बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट लगातार हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं, हर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, वो तमाम खबर जो आप सुनना चाहते हैं। और देखिए, तस्वीरें भी दिखा दें, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मेहमान और वो तमाम मंत्री, वो तमाम नेता जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के नेता हो या विदेशी मेहमान हो, वो तमाम मेहमान, वो तमाम अतिथिगण जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया गया। यहाँ पर एस जयशंकर को हम देख सकते हैं तस्वीरों में, वो सब पहुंच रहे हैं और पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। शाम 7:15 बजे तीसरी बार शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार में वो तमाम मंत्री जिनके नाम तय हो गए हैं, वो जानकारी भी हमारे पास है और वो जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के भीतर ही मौजूद हैं टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता अमोद राय, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अमोद, पहुंचने का सिलसिला तमाम लोगों के शुरू हो चुका है। तस्वीरों पर में इस वक्त मैं देख सकती हूँ एस जयशंकर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो शपथ लेने वाले हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन और तमाम अतिथिगण भी पहुंच रहे हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया। यहाँ मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूंगा राष्ट्रपति भवन का। यहाँ तमाम मेहमान आ चुके हैं और यहाँ कुर्सियाँ किस तरह से सजाई जा चुकी हैं, मंच भी सज चुका है पूरी तरह से। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ जो विशिष्ट अतिथि हैं सारे आने वाले हैं। मैं बिल्कुल आगे वाले कतार से आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ और किस तरह से यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर में यहाँ जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मेरे ठीक पीछे जो आपको कुर्सियां दिख रही होंगी, यहाँ विदेश से आने वाले तमाम मेहमानों के बैठने का भी इंतजाम किया गया है। और जो पार्टी के बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के नेता है, जिला स्तर तक से लोगों को बुलाया गया है। 8,000 विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बुलाए गए हैं। एक नजारा मैं आपको इस पूरे प्रांगण का दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल वहीं से प्रधानमंत्री बैठेंगे और यही शपथ ग्रहण समारोह होता है ये राष्ट्रपति का। और अमोल, अब हम मंच भी देख सकते हैं, वहां पर भी कुर्सियां लग चुकी हैं। तो लोग अब जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, सुमेरा, जीतन राम मांझी सबसे पहले आकर बैठ गए। जी गौरव, और मैं उसी को देखकर ये बोल रही थी अमोद से कि वो तमाम नेता जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो भी अपनी अपनी कुर्सियों पर पहुंचना शुरू हो गए, बैठना शुरू हो गए हैं। तो अभी तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपको तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं। ये राष्ट्रपति भवन से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप एस जयशंकर को देख सकते हैं। दूसरी बार मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। पोर्टफोलियो सेम रहेगा, अलग होगा, ये देखना होगा, लेकिन ये तय है कि मोदी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक फेस आपको दिखा रहे हैं। लेफ्ट साइड आप देखिए, आपको एक एक शख्स की फोटो दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें वहां से आ रही है ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जहां आपको एस जयशंकर दिख रहे हैं। कुर्सियां लग चुकी हैं नए मंत्रिमंडल में चुने जो मंत्री बनेंगे उनके लिए, और वहां पर जीतन राम मांझी जाकर बैठ भी गए। हालांकि बाकी लोग यहां पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी वहां पर बैठ चुके हैं। जी हाँ, तो कुर्सी संभाल ली है उन्होंने। 68 नाम अब तक सामने आ चुके हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7:15 बजे तीसरी बार शपथ लेंगे और अपने आप में एक इतिहास भी रच देंगे इसके साथ ही। लेकिन देखिए, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो तो पहुंचे ही हैं। ये इस वक्त हम लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो मंच पर कुर्सियां लगी हैं, वहां पर लोगों के पहुंचकर बैठने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो यहाँ नीचे भी मेल मुलाकात का सिलसिला जारी है लगातार। धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडविया, सिंधिया मंत्री बनेंगे और जो मंत्री पद जिन्हें मिल रहा है वो नाम भी अब तक जो सामने आए हैं उसकी जानकारी हमारे पास है और वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के कोटे से 56 नेता जो हैं वो मंत्री बन रहे हैं और टीडीपी से 2, जेडीयू से 2, तो वो सहयोगी जिनके पास ज़्यादा संख्या बल है उनके कोटे से 2-2 मंत्री बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो दल हैं उनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, लेकिन 56 जो मंत्री होंगे वो बीजेपी के कोटे से होंगे। तो देखिए, हम यहां पर अब आपको यह बताते हैं कि कौन कौन से वो बड़े नाम हैं जो यहां पर मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये आपके सामने सारे बड़े नाम एक एक करके आएंगे यहां पर। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, लेकिन सीनियरिटी वाइज आप देखें तो राजनाथ सिंह आपको वहां पर दिख रहे हैं, अमित शाह,
नितिन गडकरी, एस जयशंकर, शिवराज चौहान, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मांडविया, ये तमाम वो चेहरे जो पहली कैबिनेट में थे, एक छोड़ के ये जो फेस है ये पहली बार सुमेरा आ रहे हैं। बाकी ऊपर की लाइन के सारे फेसेस थे कैबिनेट में। जी हाँ, और ये जो नीचे की लाइन है उसमें भी वो तमाम चेहरे हैं जो पहले से थे, लेकिन पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, जितेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी, तमाम वो चेहरे हैं जो तजुर्बा है, जिनके पास एक्सपीरियंस है और उन्हें एक बार फिर मौका दिया। आप कह सकते हैं कैबिनेट की फ्रंट लाइन है, बिल्कुल ये जो सबसे सीनियर है, सबसे तजुर्बेदार है। अब सेकंड आप देखिए, सर्बानंद सोनोवाल, जी किशन रेड्डी, गिरिराज सिंह, श्रीपद नायक, शांतनु ठाकुर, सुकांत मजूमदार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसमें भी आप देख लीजिए तब ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं। जी हाँ, और अब जेडीयू के कोटे से देखिए लल्लन सिंह हैं जिन्हें शामिल किया जा रहा है, नित्यानंद राय को शामिल किया जा रहा है, बिहार से राव इंद्रजीत सिंह, इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर, देखिए ये मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, लेकिन अब यहाँ केंद्र में उन्हें बड़ी भूमिका दी जाएगी। इसकी लगातार बात हो रही थी कि वो नेता जो अहम जिम्मेदारी निभाते रहे प्रदेश में, वो यहाँ क्या उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, तो पोर्टफोलियो क्या मिलता है उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन शपथ लेंगे आज कृष्णपाल गुर्जर, इसके अलावा जीतन राम मांझी जिन्हें हम पहले ही देख चुके हैं कि हरियाणा से 5 सीटें हैं, संभाल लिया, लेकिन 3 नाम आ चुके हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी देखना होगा। लेकिन इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आगे और कौन से नाम हैं। पंकज चौधरी बीजेपी से, हर्ष मल्होत्रा, देखिए जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये सहयोगी हैं, ये अब सहयोगी आने शुरू हो चुके हैं। देखिए जितिन प्रसाद यूपी में पीडब्ल्यूडी मंत्री, इस्पात राज्य मंत्री रह चुके हैं यूपीए में, अब यहाँ पर क्या पोर्टफोलियो मिलेगा देखना होगा। बीएल वर्मा, एसपी सिंह बघेल, ये तमाम नाम आप देखिए जिसमें अब सहयोगी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, कमलेश पासवान को शामिल किया जा रहा है, चिराग पासवान जिनका जो इस बार का प्रदर्शन है वो बहुत अहम रहा है, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलती है ये भी देखना बहुत अहम होगा कि उनको कौन सा मंत्री पद मिलता है। लेकिन एक अलग तरह का संबंध उनका लगातार देखने को मिलता है हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। रामनाथ ठाकुर को शामिल किया जा रहा है, जेडीयू के कोटे से जो 2 नेता हैं उनमें से एक रामदास ठाकुर भी हैं। देखिए और ये अब बदल गया है, संजय सेठ, दुर्गादास उइके, वीरेंद्र कुमार खटीक, रक्षा खड़से, प्रताप राव जाधव, मुरलीधर माहौल और सीआर पाटिल शामिल किया जा रहा है। अब ये वो नाम है जो शायद आपने पहले नहीं देखे होंगे, नीमूबेन पटेल, जुएल उरांव, हालांकि पहले आपने देखा होगा, अजय टमटा जो कि अल्मोड़ा से, इनको मौका दिया जा रहा है, भगीरथ चौधरी, भूपेंद्र यादव सीनियर मिनिस्टर रहे पिछली सरकार में, एसडी कुमारस्वामी जेडीएस कोटे से और शोभा करंदलाजे बीजेपी, ये वो नाम है जो यहाँ पर अब इस सरकार में आ रहे हैं। इसके बाद इसके अलावा बी संजय कुमार, सुरेश गोपी, ये बहुत अहम नाम है, केरल में बीजेपी का खाता खोला इन्होंने, राममोहन नायडू, सी पम्मासानी, रवनीत बिट्टू और पवित्रा मार्गरीटा। बिट्टू तो बल्कि इलेक्शन हार गए, इसके बावजूद इनको लाया जा रहा है। ये पंजाब की पॉलिटिक्स को लेकर एक बड़ा दाव बताया जा रहा है। नीचे एल मुरुगन, कीर्तिवर्धन सिंह, ये गोंडा से हैं, इनके बारे में बड़ा अभी बसोपेश में था कि और इनका नाम बहुत आखिर में सामने आया है कि इनको भी ये जिम्मेदारी मिल रही है। देखिए गोंडा से जीसी मोहन, श्रीनिवास वर्मा, सावित्री ठाकुर, ये नाम है जो यहाँ पर आप देखेंगे। अब देखिए निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री का जिम्मा था मोदी 2.0 में, मोदी 3.0 में क्या जिम्मा होगा देखना होगा। चुनाव नहीं लड़ा लेकिन अब वो क्योंकि आप मंत्री बनने जा रही हैं, अब देखना होगा। अश्विनी वैष्णव को आप देख सकते हैं, इनको भी मोदी 3.0 में जगह मिल रही है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार, रामकृपाल सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पंकज झा है हमारे रोविंग एडिटर, इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए संतोष के ज्वाय हैं सीनियर जर्नलिस्ट, नीरजा चौधरी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी का स्वागत है। रामकृपाल जी, मोदी 3.0, कुछ नाम हैं जो आपको चौंका रहे हैं इसमें, आपको लगता है कि ये नाम चौंका गया? मुझे मुझे ऐसा चौंकाने वाला नहीं, ये तो पहले से ही था। देखिए मोदी जी के जो फैसले कुछ भी होते हैं वो हमेशा उसमें एक एलिमेंट होता ही है कि आप चौंके, तो पहले से मान के चलते हैं। लेकिन अगर इसको मैं देखूं तो इसमें अनुभव और कुछ नए चेहरे आए हुए हैं जो भावी चुनौतियों के हिसाब से मोदी जी को लगता है कि उनमें मोदी जी को विश्वास है। और सामाजिक समीकरण भी दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से सारी चीज़ें बाकी पार्टियों को, जैसे जेडीयू, ये सब सारी चीज़ें हैं। और कोई ऐसा बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट इसमें है नहीं। जो अभी था कि जेपी नड्डा जी को शपथ दिलाई गई है, मतलब बीजेपी का अध्यक्ष पद जो है वो कोई नया अध्यक्ष आएगा, वहाँ वैकेंसी हो गई, अब ये दिखाई पड़ा। और वो चर्चा का केंद्र में आ गया है, वो मुद्दा जो है चर्चा के केंद्र में आ गया है। लेकिन पंकज, हम अभी बात कर रहे थे कीर्तिवर्धन की, उनको शामिल किया गया है। आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की जब हम बात कर रहे हैं उसमें लग रहा है कि किसी तरह का उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बैठाने की कोशिश है, दरअसल उसमें क्या उद्देश्य दिखाई देता है फिलहाल? अभी तक हम लोग यूपी से 8 मंत्रियों की बात कर रहे थे, जिसमें सवर्ण से यानी फॉरवर्ड कास्ट से जो एक ब्राह्मण और एक ठाकुर की बात हो रही थी। राजनाथ सिंह जो पहले से मंत्रिमंडल में थे, कीर्तिवर्धन सिंह 5 बार के सांसद हैं, 3 बार बीजेपी से, 2 बार समाजवादी पार्टी के हैं, और वो भी ठाकुर बिरादरी से ही हैं, गोंडा से हैं। तो बगल में चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बड़ा नाम था, वो बड़ा विवादित नाम था,
और मुझे लग रहा है जिस तरीके से यूपी के कुछ इलाकों में एक क्षत्रियों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, उस हिसाब से कीर्तिवर्धन सिंह यानी कि ठाकुर बिरादरी के अब 2 नेता हो गए। बाद बाकी यूपी से कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है और सामाजिक समीकरण को ठीक ठाक फार्मूले को बिठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ 9 मंत्री लगाए हैं। पिछले मंत्रिमंडल में मुझे याद है 12 मंत्री थे और इसमें से 7 हार गए थे, अब की बार 9 मंत्री हैं। जी ठीक है, तो ये आपको यूपी के बारे में पंकज बताते हुए, लेकिन साउथ के बारे में बात करते हैं। जो आज साउथ में अन्नामलाई का नाम शुरू हुआ आया, फिर बाद में अब वो नाम नहीं है तो क्लियर हो गया। सुरेश गोपी का मंत्रिमंडल में लाना, ये कौन सी कितने दूर की पॉलिटिक्स आपको दिखती है? देखिए, सुरेश गोपी एक इंटरेस्टिंग विक्ट्री है केरल बीजेपी के लिए, क्योंकि केरल में ना सिर्फ खाता खुला है पर एक इमोशनल लीड बीजेपी ने पूरे साउथ में ली है सुरेश गोपी के नाम से। सुरेश गोपी को लेकर बीजेपी को एक एडवांटेज ये होता है कि वो एक बड़ा चेहरा ना सिर्फ नाम से है कि एक्टर है, पर वो बोलते अच्छा हैं, वो उनकी विजिबिलिटी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं सुरेश गोपी को एज अ ब्रांड मास्केट यूज़ कर बीजेपी अपने साउथ की जो एग्रेशन है उसको और आगे बढ़ाने का काम करेगी। सुरेश गोपी के साथ में सुना है कि जॉर्ज कुरियन को भी आगे लाया जाएगा। जॉर्ज कुरियन जो पहले माइनॉरिटी कमीशन में पहले मेंबर थे, उनको चूंकि एक समीकरण है क्रिश्चियन प्लस हिंदूज का जो एक वोट बैंक का समीकरण जो केरल में बीजेपी बनाना चाहती है, उसमें वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तमिलनाडु को लेकर सारे जो कयास लगाए जा रहे थे कि अन्नामलाई को लाया जाएगा, वो हम एज ए विशेषज्ञ मानते हैं कि वो आज नहीं तो कल होना ही होना है। जरूर लाएंगे वो, क्योंकि अभी लेकिन तमिलनाडु से एल मुरुगन का नाम है। तमिलनाडु से क्या नाम फाइनल है वो देखना होगा, लेकिन अन्नामलाई स्पेसिफिकली वो ब्रांड मास्केट है। वो केवल एक नेता नहीं है, वो ब्रांड है। जी हाँ, हमारे साथ जयशंकर जी भी जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, लेकिन जब हम यहाँ उत्तर भारत की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश से भी जो प्रतिनिधित्व है उसमें जातीय समीकरण भी बैठाया गया है, अनुभव को भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इसी तरह से हरियाणा में खट्टर जी को भी अहम जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हें भी शामिल किया जा रहा है, बल्कि यहाँ से काफ़ी प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। दरअसल क्या है बीजेपी की रणनीति, क्योंकि महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, इन जगहों पर अभी आगे आने वाले समय में चुनाव भी हैं और वहाँ प्रदर्शन पर भी असर पड़ा था। नहीं, हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार को अगर छोड़ दें तो भाजपा की हालत बहुत अच्छी नहीं रही है। दिल्ली और बिहार को छोड़ दें तो क्यों, और हिमाचल भी जोड़ सकते हैं अगर उत्तर लेंगे तो। इसलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए खासतौर से हरियाणा जो है, हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी की निकल गई हाथ से, और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश में तो एक तरह से सुपड़ा ही साफ होते होते रह गया। तो इसको देखते हुए जो समीकरण बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने, जो सोशल केमिस्ट्री पे पहले काम करते थे उसी को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश की गई लगता है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। नीरजा जी हमारे साथ हैं। नीरजा जी, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, तो मोदी 3.0 में कैसे डिसाइड की गई है कैबिनेट? इन फेसेस को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है मेन सिग्नल जो आ रहा है वो कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी है, मोटे मोटे तौर पे उन्होंने जो अपने पुराने प्रोमिनेंट नेता हैं उनको रखा है। अब क्या पोर्टफोलियोज देते हैं, पोर्टफोलियोज में फेरबदल होता है कि वही पोर्टफोलियोज कंटिन्यू करते हैं, वो भी संभव हो सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते, बड़ा कॉशियसली मूव कर रहे हैं प्रधानमंत्री। वो नहीं चाहते कुछ ज्यादा फेरबदल हो, उसका असर हो, क्योंकि उन्हें पहले पैर जमाने हैं कोalition सरकार में, एलाइज के साथ स्टेबलाइज करना है। और तो अपनी जो पुरानी टीम थी वो सेफ एंड ट्राइड है, उसको ही रखा। कुछ शहरों को लिया, आधा दर्जन जो कि दिख रहे हैं, लेकिन और वो जो कास्ट का समीकरण है ना, जहां पार्टी ने लूज किया है, और खासकर उन स्टेट्स को मद्देनजर रखना जहां के चुनाव होने वाले हैं, वो बहुत क्रूशियल हो गए हैं अब। तो यानी अभी इस वक्त ट्राइड एंड टेस्टेड को ज्यादा मौका देना, या जिनके पास अनुभव है उन्हीं को वापस लेके आना, यानी कॉशियस अप्रोच फिलहाल संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश, क्योंकि अब गठबंधन में भी जो भूमिका है गठबंधन के सहयोगियों की वो ज्यादा अहम है। इस वजह से उस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस पर और चर्चा करेंगे कि क्यों ये बदलाव दिखाई दे रहा है, वो जो बोल्ड मूव्स थे क्या वो आगे आने वाले समय में दिखाई देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। हमारी नजर लगातार इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, हर पहलू पर लगातार हम बात कर रहे हैं।